हाय गाइस। आज के इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो कल दिया गया है डिमोनेटाइजेशन के ऊपर, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। तो आज हम तीन आर्टिकल्स को रिलेटली पढ़ेंगे क्योंकि तीनों एक ही टॉपिक के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन डिमोनेटाइजेशन। तो हम पहले इससे शुरू कर रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन अरोज फ्रॉम सेंटर, इट शुड हैव एनैक्टेड अ लॉ। तो यहाँ पे जो वर्डिक्ट आया है वो 4-1 के बेसिस पे उसे लीगली वैलिड माना गया है। जो जो जज थी हमारी, जिन्होंने इसका एक डाइसेंट ओपिनियन दिया है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट लेट अस फर्स्ट डिस्कस कि क्या क्या वर्डिक्ट दिया गया है, क्या क्लॉजेज हैं, क्या सेक्शंस हैं, क्या प्रोसेस होता है डिमोनेटाइजेशन के लिए। तो लेट अस स्टार्ट। तो अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 26 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, एवरी बैंक नोट शाल बी लीगल टेंडर एट एनी प्लेस इन इंडिया इन पेमेंट और ऑन अकाउंट। तो यहाँ कहा जा रहा है कि सब सेक्शन ऑफ 1 ऑफ सेक्शन 26 जो है आरबीआई एक्ट 1934 का, उसके हिसाब से जो एवरी बैंक नोट, जो सारे बैंक नोट जो है वो लीगल टेंडर होंगे। इट मीन्स उसे एक लीगल करेंसी के तौर पर हर जगह अपनाया जाएगा, कहीं भी इंडिया में पेमेंट करते टाइम। ठीक है। और सब सेक्शन 2 जो है इसी एक्ट का, सेक्शन 26 ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934, उसके अंडर ये प्रोविज़न है कि जो डिमोनेटाइजेशन का प्रपोजल है उसके अंडर इनिशिएट होगा। पर उसे इनिशिएट करेगा कौन? तो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड जो है, सेंट्रल बैंक का जो सेंट्रल बोर्ड है, वो रिकमेंडेशन देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फिर उस रिकमेंडेशन को अप्रूवल करेगी। उसके बाद फिर नियम के अनुसार आरबीआई फिर एक गाइडलाइंस जारी करेगा, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है। ठीक है। तो इसके बाद जो दिया हुआ है कि इन ऑर्डर टू सेव द प्रोविजन फ्रॉम बीइंग डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इस प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल होने से बचाने के लिए द मीनिंग ऑफ द प्रोविजन इज रिड डाउन टू द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द बैंक इनिशिएटिंग अ प्रपोजल फॉर डिमोनेटाइज बाय मेकिंग ए रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 2। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक प्रोविज़न दिया है, एक लीगल तरीका दिया हुआ है जिसके मदद से हम डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस को आगे कर सकते हैं। जैसे सेक्शन 26 सब सेक्शन 2 के जो हम लोग बोल रहे थे आरबीआई एक्ट 1934, इस एक्ट के थ्रू जो है एक ये प्रोसेस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल से बचता है। ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में एक्सेप्ट द सेड रिकमेंडेशन और मे नॉट डू सो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो जो आरबीआई रिकमेंडेशन देती है उसको या तो अपना सकती है, उसे एक्सेप्ट भी कर सकती है, या उसे फॉलो ऑन भी कर सकती है, या उसे नहीं भी मान सकती है। ठीक है। इफ़ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन, इट में इशू अ नोटिफिकेशन इन द गैजेट ऑफ इंडिया स्पेसिफाइंग द डेट विद इफेक्ट फ्रॉम विच एनी स्पेसिफाइड सीज ऑफ बैंक नोट ऑफ एनी स्पेसिफाइड डिमोनेटाइजेशन शॉल सीज टू बी लीगल टेंडर एंड शैल सीज टू हैव गारंटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जैसा कि अगर आरबीआई की वो गाइडलाइंस को मानती है, तो जो आपका वो एक गैजेट इशू होगा, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके थ्रू ये होगा कि जो भी नोट हमें लीगल टेंडर फिएट मनी लाना है, या जिसे भी हमें कैंसिल करना है, मतलब उसे सीज अब उसे बंद कर देना है, तो वो उसके बाद ही जारी हो जाएगा। ठीक है। The provision of the act do not bar the central government from proposing or initiating demonetization. It could do so having regard to its plenary power under entry 36 list 1 of the 7th schedule of the Constitution of India. ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से डिमोनेटाइजेशन का प्रपोजल प्रोविज़न नहीं ला सकती है। इसके लिए भी एक क्लॉज दिया हुआ है, जो यहाँ पे दिया हुआ है कि एंट्री 36 ऑफ द लिस्ट 1 ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसमें ये बोला गया है कि इसके थ्रू, एंट्री 36 ऑफ लिस्ट 1 ऑफ द 7th शेड्यूल के थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक ऑर्डिनेंस पास करेगी। ठीक है। जिसके वो भी कौन करेगा? वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी, वो प्रेसिडेंट, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो उस ऑर्डिनेंस को पास करेंगे। और उसके बाद जो है एक पार्लियामेंट के थ्रू एक लॉ बनेगा। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी इस पूरे डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस में जो इस बार हुआ है, जिसमें एग्जीक्यूटिव का एक्शन ज़्यादा दिखा है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्डिक्ट के थ्रू बोला गया है। जबकि
एक अच्छा डिमोनेटाइजेशन, एक सही लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल डिमोनेटाइजेशन में एक लेजिस्लेशन सुप्रीमेसी हो सकता है, लेजिस्लेशन सुप्रीमेसी हो सकता है, बट एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी नहीं। ठीक है। Hence, the power of the central government to demonetize any currency is notwithstanding anything contained in Section 26 of the Act. It means कि Section 26 of the Act जो RBI Act 1934 में आ रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है खुद से प्रपोजल नहीं कर सकती है आपका डिमोनेटाइजेशन के लिए। ठीक है। अब इसी से रिलेट करके एक और आर्टिकल यहाँ पे दे रखा है कि नोट इन नोट बैन डिमोनेटाइजेशन पासेस सुप्रीम कोर्ट टेस्ट बट डाइसेंटिंग ऑर्डर मस्ट बी रेडी बाय द आरबीआई एंड गवर्नमेंट। ठीक है। तो यहाँ पे मेनली जो एक सुप्रीम कोर्ट जज है, जो मैम है, जिनका नाम है बीवी नागरत्न, उन्होंने यहाँ पे वर्डिक्ट को डाइसेंट करते हुए चैलेंज भी किया है और उन्होंने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स को भी दिया है। चलिए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो dissenting judge authored by Justice B.V. Nagarathna has not only called the entire access not in accordance with the law but also raised several crucial questions over the RBI institutional independence। उन्होंने इसे सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं बोला है, उसके ऊपर चैलेंज ही उसे नहीं किया है, बट यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो आरबीआई के इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस को के ऊपर उन्होंने एक कंसर्न दिखाया है, एक क्वेश्चन उठाया है कि जो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट खुद के मन से जो यहाँ पे इशू कर दे रही है डिमोनेटाइजेशन, जो कि 24 घंटे के अंदर अंदर डिमोनेटाइजेशन हो जा रहा है, ये सही नहीं है, क्योंकि आरबीआई को बनाया गया है इसके लिए, और आरबीआई इट मीन्स इंडिपेंडेंटली अपना इंस्टीट्यूशन को रन नहीं कर पा रहा है, उसका इंस्टीट्यूशनली इंडिपेंडेंस उसका वो इनिशिएट नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो उन्होंने कहा है शी पॉइंट आउट दैट द रिकॉर्ड कंटेन फ्रेजेस सच एज डिजायर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट द गवर्नमेंट हैड रिकमेंडेड विच शोड दैट देयर वाज नो इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ऑफ माइंड बाय द आरबीआई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक्ट से ही पता चल रहा है कि कोई भी आरबीआई के इंडिपेंडेंट माइंड या इंडिपेंडेंट एक्ट इसमें कुछ शो ही नहीं कर रहा। द एंटायर एक्सरसाइज वाज आफ्टर ऑल कैरी आउट इन 24 आवर्स। गवर्नमेंट ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिमोनेटाइजेशन इन टैकलिंग द, हाँ यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एक अच्छी पॉइंट भी दे रखी है कि डिमोनेटाइजेशन के लिए उन्होंने जो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कारण बताया है कि गवर्नमेंट जो है वो डिमोनेटाइजेशन को इफेक्टिवनेस इसलिए लाना चाह रही थी ताकि वो ब्लैक मनी को टैकल कर सके, इकोनॉमी में फेक करेंसी को हटा सके, जो टेरर फाइनेंसिंग हो रहा है उसे बंद कर सके। तो इसलिए डिमोनेटाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया गया था। द डिसेंटिंग जजमेंट हैज डिफरेंशिएटेड बिटवीन एन एक्सरसाइज कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ अ मेयर नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट लेजिस्लेशन इन पार्लियामेंट। दिस डिस्टिंक्शन सीम्स टू प्लेस लिमिट्स ऑन द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय ओवरवीनिंग एग्जीक्यूटिव एंड वाइल अंडरलाइनिंग द सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले कि जो गैजेट जो होता है जो भी, बट यहाँ एग्जीक्यूटिव नहीं लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी का ज़रूरत है। अगर गवर्नमेंट को करना है तो लेजिस्लेचर की मदद से करना होगा। इसी के साथ प्रताप भानु मेहता ने भी अपना एक आर्टिकल दिया है, ये बहुत ही क्रिटिकल रहे हैं इसमें, बट हम बहुत ही इसमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स जो हैं, क्योंकि हमें न्यूट्रल रहना है तो हम कुछ अच्छे पॉइंट्स उठाएंगे। तो उनका ये कहना है कि इट वाज डिज़ाइन फॉर व्हाट माइट बी कॉल्ड टेक्निकल डिमोनेटाइजेशन नॉट दी होलसेल विड्रॉल ऑफ करेंसी। इट मीन्स कि सेलेक्टिव जो करेंसी है उसका डिमोनेटाइजेशन हुआ है, ना कि सारे करेंसीज का डिमोनेटाइजेशन हुआ है। उन्होंने यहाँ एक और पॉइंट यहाँ रखा है कि दिस पावर मेक सेंस फॉर टेक्निकल डिमोनेटाइजेशन, इट मे बी डिजेबलिंग इन केसेस लाइक हाइपर इन्फ्लेशन नेशनल एक्सीजेंसीज। तो किस दो सिचुएशंस में हम डिमोनेटाइजेशन करते हैं, तो एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन और एक होता है नेशनल एक्सीजेंसीज। ये दो जो सिचुएशन होते हैं उस टाइम ही मेनली डिमोनेटाइजेशन किया जाता है ताकि करेंसी को सेव कर सके। ठीक है। तो ये रहा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आज का। एक आर्टिकल और है जो कि यहाँ शो कर रहा है इंडिया नेपाल के अपकमिंग रिलेशंस को लेकर कंसर्न एक आ रहा है। कंसर्न ये आ रहा है कि नेपाल में भी एक नई सरकार बनी है और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो हम नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो है पुष्पा कमल दहल प्रचंड। ठीक है। जो कि केपी शर्मा ओली के समर्थन से बने हैं और ही जो ओली सर हैं वो हैं प्रो चाइना
इट मीन्स आने वाले टाइम में जो नेपाल का रुझान है, जो इंक्लिनेशन है, वो थोड़ा चाइना की तरफ बेंड रहेगा, जो कि इंडिया के एज अ नेबर अच्छा नहीं है, क्योंकि नेपाल एज काइंड ऑफ बफर स्टेट है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। इंडिया एंड चाइना के बीच में एक बफर स्टेट का काम करती है, और अगर ये दोनों आपस में ज़्यादा इंटरैक्टिव रहेंगे तो ऑब्वियसली इसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इस पे बहुत कंसर्न उठ रही है। आप इस एडिटोरियल को एक बार रीड कर लीजिएगा, बहुत इजी है, कुछ हार्ड नहीं है, इजीली आपको समझ में भी आ जाएगी। और अभी मैं एक और वीडियो डालूंगा थोड़ी देर में, जिसके ऊपर मैं एक्सप्लेन्ड पेज जो है हमारा एक्सप्लेन्ड पेज को भी डिस्कस करूंगा, जिसमें कि 6 इश्यूज़ के ऊपर दो व्यूज़ दे रखा है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। तो हम ये भी शुरू करेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज एक ये भी है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेनी ईयर्स नो राइनोज पोस्ड इन असम इन 2022। आप इसे भी एक बार रीड कर लीजिएगा। सो गाइज, अभी एक पीडीएफ, सॉरी फॉर दैट, अभी एक स्लाइड आएगी एमसीक्यू की, जिसमें क्वेश्चन का आपको आंसर देना होगा, और उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पेज पे भी आएगा। सो डू follow our telegram and instagram IDs. Thank you guys. तो गाइज आज का क्वेश्चन है कि इंडिया G20 प्रेसिडेंसी थीम इज वासुदैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। सेकेंड पॉइंट है इसका, ड्यूरिंग इंडिया G20 प्रेसिडेंसी द ट्रोइका विल कंप्राइज इंडोनेशिया, इंडिया एंड ब्राजील रिस्पेक्टिवली। तो विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 nor 2। तो इसका जो आंसर है स्टूडेंट्स, वो हमारे इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा, जिनका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो प्लीज़ गो थ्रू इट एंड बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।